स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदौन इलाके से एक हैरान कर देने वाला इंसिडेंट सामने आया। यूपी पुलिस ने एक शख्स को बाइक थेफ्ट के सस्पेशन पर अरेस्ट करके एलिजिडली उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। जब पुलिस क्राइम के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने में असफल रही तो फैमिली से ब्राइब लेकर उस शख्स को रिलीज कर दिया गया। घाव पर नमक छिड़कने के लिए पुलिस ने उसे 100 रुपए इलाज करवाने के लिए भी दिए। दोस्तों, ये शख्स पेंटर का काम करता था, गरीब वर्ग का है। लेकिन वहीं दूसरी ओर विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के फाइनेंशियल फ्रॉड्स 23,000 करोड़ रुपीस तक अमाउंट करते हैं। लेकिन अमीर होने के कारण वे देश छोड़ के कानूनों को चकमा देने में कामयाब रहे। अपनी वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा आज भी वे लोग रिटेन करके बैठे हैं, जबकि टैक्स पेयर्स का हार्ड अर्न मनी इन लोगों ने साइफन ऑफ कर दिया। इन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को इन्वेस्टमेंट के बदले परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, जिससे इफेक्टिवली ये लोग किसी भी देश की सिटीजनशिप खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने नेटफ्लिक्स का फेमस शो स्क्विड गेम तो देखा ही होगा। इस सीरीज में कुछ बिलियनियर्स एक आइलैंड खरीदते हैं जहां वर्चुअली ये लोग अपनी ही कंट्री चलाते हैं और गरीब लोगों की मजबूरी को अपने सैडिस्टिक सेल्फ प्लेजर के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। हालांकि ये शो रियल इवेंट्स पे बेस्ड नहीं है, लेकिन इसमें दिखाया गया सिनेरियो सिर्फ फिक्शन भी नहीं है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में ऐसे प्राइवेटली ओन्ड एंड गवर्न्ड एरियाज एग्जिस्ट करते हैं। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि बिलियनियर्स हर देश के इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल स्फीयर्स को कंट्रोल करते हैं। आज दुनिया में बढ़ती कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटी इस बात का सबूत है। ये इनइक्वालिटी इस हद तक पहुंच चुकी है कि इकोनॉमिक टर्म्स में अनेक इंडिविजुअल्स बहुत सी कंट्रीज के कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा नेटवर्थ होल्ड करते हैं, और इस वेल्थ से ये लोग टेरिटरी खरीद के उन्हें अपनी माइक्रो नेशंस की तरह गवर्न कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे कि ग्रोइंग वेल्थ कंसंट्रेशन और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आज किस एक्सटेंट तक पहुंच चुकी है। आज हम जानेंगे कि किस तरह अमीर और गरीब लोग दो अलग दुनिया में रहते हैं, जहां उनके लिए रूल्स अलग हैं, मजबूरियां अलग हैं और जिंदगियां भी अलग हैं। साथ ही यह जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के पीछे कारण क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी सीएससी मेंस में ऐसे GS1 के अंडर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और GS3 के इकोनॉमिक इश्यूज टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। स्वागत है आपका स्टडी IQ में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, और वो ये कि कुछ वक्त पहले ही स्टडी IQ ने अपना लाइव फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया था फॉर यूपीएससी प्री प्लस मेंस, और उस बैच में आपका शानदार रिस्पांस रहा। सबसे पहले तो उसके लिए शुक्रिया। और उस बैच की सीट्स फुल हो चुकी हैं, और उसमें जैसा आपने रिस्पांस दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना बैच 2 में आप देर ना की जाए और बैच 2 को भी लॉन्च कर दिया जाए। और इसीलिए 11 जुलाई मॉर्निंग 8 AM से सेकेंड बैच की स्टार्टिंग हो रही है यूपीएससी फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेंस के लिए। फीचर्स प्रीटी मच सेम है। 900 घंटे से ऊपर का लाइव कोर्स है। प्री के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। करंट की पुरजोर तैयारी के लिए हमारा कैप प्रोग्राम है, विच इज करंट अफेयर्स प्रोग्राम। साथ ही साथ इस बैच की सबसे शानदार हाईलाइट है 1-to-1 मेंटरशिप। तो दोस्तों, अगर आपको आज से पहले कभी भी लगता था कि यूपीएससी की तैयारी अफोर्डेबल प्राइसेस में संभव है ही नहीं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स में आपको अलग अलग तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, तो शायद अब आपकी सोच में बदलाव लाने का वक्त आ चुका है। स्टडी IQ इस देश के सबसे अफोर्डेबल बैच, सबसे अफोर्डेबल कोर्स के साथ आ चुका है। द ओनली थिंग दैट इज नीडेड इज योर एफर्ट एंड इज योर हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो स्टडी IQ आपके साथ है। इस बैच से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएंगी। अगर आप AG लाइव कूपन कोड का यूज करते हो तो आप 18,999 के डिस्काउंटेड प्राइस के साथ इस बैच में सब्सक्राइब कर पाओगे। तो दोस्तों, आप भी इस देश के सभी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, रिच इंडिविजुअल्स की वेल्थ के एक्सटेंट को समझने के लिए आइए पहले जान ले कि जीडीपी और नेटवर्थ क्या होते हैं। जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश का टोटल इकोनॉमिक आउटपुट होता है, यानी उस देश में प्रोड्यूस होने वाले सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। वहीं किसी इंडिविजुअल की नेटवर्थ का मतलब है उसके एसेट्स माइनस उसकी लायबिलिटीज। दूसरे शब्दों में नेटवर्थ मतलब व्हाट यू ओन माइनस व्हाट यू ओ। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी नेटवर्थ कई कंट्रीज के कंबाइंड जीडीपी से भी ज्यादा है। इस बात को समझने के लिए आइए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें। अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के
टॉप 400 बिलियनियर्स की सूची के अनुसार ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ ये बिलियनियर्स दुनिया में ऑलमोस्ट कुछ भी खरीद सकते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क की नेटवर्थ 190.5 बिलियन डॉलर्स है, जो 138 कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है, जिनके लिए आईएमएफ का लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है। ये नेटवर्थ कुवैत जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। कजाकिस्तान की जीडीपी से ये वैल्यू सिर्फ 3 बिलियन डॉलर्स कम है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स की नेटवर्थ 134 बिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया की 137 कंट्रीज की जीडीपी से ज्यादा है। इन कंट्रीज में श्रीलंका शामिल है, जिसकी जीडीपी 81.9 बिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा केन्या, ओमान, म्यांमार, कोस्टा रिका, बहरीन और नेपाल भी इस लिस्ट में शामिल है। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट मैग्नेट वॉरेन बफे की नेटवर्थ 120 बिलियन डॉलर्स है, जो सीरिया की जीडीपी का डबल है और नेपाल की जीडीपी से 3 गुने से भी ज्यादा। जेफ बेजोस की X5, मैकेंजी स्कॉट की नेटवर्थ 58.5 बिलियन डॉलर्स है, जो यमन की जीडीपी से 2 गुना ज्यादा है। साथ ही दोस्तों, इन बिलियनर्स की नेक्स्ट जनरेशन भी इनकी लेगेसी कंटिन्यू कर रही है। वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन के बच्चे जिम वॉल्टन और एलाइस वॉल्टन की कंबाइंड नेटवर्थ 144 बिलियन डॉलर्स है, जो 137 कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। एलाइस वॉल्टन की नेटवर्थ म्यांमार की जीडीपी के ऑलमोस्ट बराबर है और जिम वॉल्टन की नेटवर्थ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कोस्टा रिका की जीडीपी से ज्यादा है। दोस्तों, आपको सुन के थोड़ी हैरानी होगी, पर एक बिलियनियर तो एक्चुअली दुनिया की फाइनेंशियल और कल्चरल हब माने जाने वाली सिटी को रन भी कर चुके हैं। माइकल ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क के मेयर रह चुके हैं। ब्लूमबर्ग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर्विसेज और मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग एलपी के थ्रू 70 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ कमांड करते हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री पनामा में प्रोड्यूस्ड टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू के बराबर है। दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका में ही एक ब्यूटीफुल कंट्री है बेलीज। यहाँ की गवर्नमेंट एक्टिवली रिच लोगों को आइलैंड टेरिटरीज खरीदने के लिए इनवाइट करती है। ये टेरिटरीज वर्चुअली स्क्विड गेम में दिखाई गई प्राइवेट कंट्रीज की ही तरह फंक्शन करती है, जहां इनके ओनर्स की प्राइवेट आर्मीज सिक्योरिटी को कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही लिमिटेड रहता है। दोस्तों, जब आपके पास धन इतना हो और इसके साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल जाए, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिलियनियर्स शायद एक अलग दुनिया में जीते हैं, जहां के रूल्स, रेगुलेशंस और सिचुएशंस आम दुनिया से बहुत अलग हैं। 2008-9 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत से लोग होमलेस और जॉबलेस हो गए और कई लोगों ने डेस्परेशन में सुसाइड्स भी कमिट किए। लेकिन इन्वेस्टर जॉन पॉल्सन की कहानी इन लोगों से बहुत अलग है। पॉल्सन ने अपना ज्यादातर फॉर्च्यून उस रियल एस्टेट बबल को एक्सप्लॉइट करके इकट्ठा किया, जो फाइनेंशियल क्राइसिस का कारण बना। आज पॉल्सन की नेटवर्थ 4 बिलियन डॉलर्स है, जो भूटान की जीडीपी का 1.5 टाइम्स है। इकोनॉमिक पावर के साथ ही पॉलिटिकल पावर का नेक्सस होता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए कैरेबियन सिटी डोमिनिकन रिपब्लिक का एग्जाम्पल रेलेवेंट है। इस देश में एवरेज सैलरी $300 पर मंथ है, लेकिन पॉलिटिशियंस की सैलरी आपको हैरान कर देगी। इस देश की पॉलिटिशियंस ऑन एन एवरेज $13,000 पर मंथ कमाते हैं, जिसके सोर्सेज घोस्ट कंपनीज और ऑक्शंस के थ्रू मिलने वाले किकबैक्स हैं। लेकिन आज तक एक भी पॉलिटिशियन को करप्शन के लिए ट्रायल नहीं फेस करना पड़ा। डोमिनिकन रिपब्लिक में पैसा लॉ से इम्यूनिटी खरीद सकता है। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हमें मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं। दुबई के प्रिंस शेख अमदान अल मखतूम के पास गोल्ड प्लेटेड कार्स का कलेक्शन है, जिसकी वर्थ 400 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। इसी तरह यूएसए में इंडस्ट्रियल लॉबिंग कॉमन है और लीगली रिकॉग्नाइज्ड भी। लॉबिंग का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए प्रेशर क्रिएट करना। रिच इंडस्ट्रियलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं और उनके इंटरेस्ट मिलियंस ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स की लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है यूएस की गन लॉबी, जिसके प्रेशर की वजह से यूएस गवर्नमेंट ने आज तक एंटी गन लॉज नहीं बनाए। बावजूद इसके कि 2020 में गन वायलेंस की वजह से 45,000 से ज्यादा अमेरिकन ने अपनी जान गंवा दी। यहाँ तक कि अमीर होना आपको दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर का प्रेसिडेंट भी बना सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री और कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कैंपेन के बावजूद प्रेसिडेंट बन पाना इस बात का सबूत है कि अमेरिकन प्रोमिनेंट कैपिटलिस्ट फिगर्स को आइडलाइज करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेजेंट नेटवर्थ करीब $2 बिलियन है। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि पैसे के साथ आती है पॉलिटिकल पावर और सोशल स्टेटस, जिसका भरपूर फायदा ये वेल्दी इंडिविजुअल्स उठाते ही उठाते हैं। रिच इंडिविजुअल्स की अनरियल पावर का एक एग्जांपल ओजे सिम्पसन केस है। फॉर्मर अमेरिकन फुटबॉलर ओजे सिम्पसन $3 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ के मालिक हैं।
ओजे के खिलाफ अपनी वाइफ का मर्डर करने के केस में क्लियर एविडेंस होने के बावजूद जूरी ने उन्हें नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया। ओजे एक फुटबॉल हीरो होने के अलावा एक मिलीनियर भी है। अमेरिका के सबसे एक्सपेंसिव लॉयर्स हायर करके ओजे ने इन्वेस्टिगेशंस में लूपहोल निकाले और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की इंटेग्रिटी पर ही डाउट खड़ा कर दिया। ओजे सिम्पसन से काफी अलग केस हमें रिसेंटली अपने देश में भी देखने को मिला, जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पे ड्रग्स कंजम्पशन को लेकर कई इल्जाम लगे। तो हालांकि इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत कंट्रोवर्शियल रही और उसमें बहुत से फ्लॉज भी मिले, लेकिन हमारा मकसद आपको इस इन्वेस्टिगेशन या आर्यन खान के निर्दोष या आरोपी होने से नहीं, बल्कि इस प्रोसेस के कुछ इवेंट्स को शेयर करना है। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जिसके तहत आर्यन खान को अरेस्ट किया गया था, एक काफी स्ट्रिक्ट एक्ट है जिसमें बेल मिलना कठिन बताया जाता है। आज इंडिया के 2.6 लाख अंडर ट्रायल्स में से 27,000 से ज्यादा लोग सिर्फ एनडीपीएस एक्ट में एक्यूज्ड हैं। दोस्तों, आप इस बात को समझें कि ये लोग भी आर्यन की तरह केवल एक्यूज्ड हैं, लेकिन चूंकि आर्यन खान एक रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं जिनके पास बेस्ट लॉयर्स का एक्सेस और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, जिसके कारण वो खुद को कोर्ट में प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाए और अंत में उन्हें एनसीबी ने भी क्लीन चिट दे दी। जरा सोचिए कि ऐसे कितने केसेस होंगे जिसमें आम लोग एक्यूज्ड हैं, लेकिन खुद को रिप्रेजेंट ना कर पाने की वजह से उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं आ पाते। दोस्तों, फिर भी हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक है, लेकिन सोमालिया और कुछ अन्य अफ्रीकन कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर इस हद तक खराब है कि सिक्योरिटी के लिए अमीर लोग प्राइवेट आर्मीज खरीद सकते हैं। ट्रैवल करते समय एक कॉमन अकरेंस है कि लोग कैवलकेड में चल रहे हों जिसमें आगे और पीछे ऑटोमेटिक राइफल से आर्म्ड बॉडीगार्ड्स रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में प्राइवेट टेरिटरी का भी एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, लवासा। लवासा पुणे के पास डेवलप्ड एक प्राइवेट सिटी है जो इटालियन सिटी पोर्टोफिनो पर मॉडल्ड है। इस शहर को हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी डेवलप कर रही है। प्राइमरली ये शहर एक रिजॉर्ट टाउन की तरह फंक्शन करेगा, जहां रहने की अफोर्डेबिलिटी सिर्फ कुछ रिचेस्ट लोगों के पास ही होगी। यहाँ के सिटी एडमिनिस्ट्रेटर भी एक नॉन इलेक्टेड प्राइवेट इंडिविजुअल है, स्कॉट रिंगटन। लवासा प्रोजेक्ट लैंड प्रोक्योरमेंट से लेके एनवायरमेंटल हार्म और पॉलिटिकल करप्शन के लिए काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इस प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन शरद पवार पर अप्रूवल्स देने के बदले कॉम्पनसेशन मांगने के एलिगेशंस लगे हैं। शरद पवार के रिलेटिव्स के पास प्रोजेक्ट को डेवलप करने वाली कंपनी की पार्शियल ओनरशिप भी है। पवार के एक नेफ्यू महाराष्ट्र कृष्णा वैली डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, जिसने लवासा को डैम्स और वाटर रिजर्वायर्स बिल्ड करने के परमिट्स दिए। दोस्तों, इन सब एग्जाम्पल्स को देख के ऐसा लगता है कि अमीर लोग कुछ भी कर सकते हैं। इफ यू आर रिच, द वर्ल्ड इज योर प्लेग्राउंड। ऑक्सफैम इंडिया की इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में टॉप 10% लोग देश की 57% से ज्यादा वेल्थ ओन करते हैं, जबकि बॉटम 50% के पास सिर्फ 13% वेल्थ है। लेकिन ऐसा क्यों है? दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के पीछे प्राइमरी रीजन सोशलिज्म का फेलियर और कैपिटलिज्म के ड्रॉबैक्स हैं। यूं तो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन यूएसएसआर और इंडिया में सोशलिस्ट मॉडल का फेलियर देखने को मिला। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैपिटलिज्म के शॉर्टफॉल्स के बावजूद ये इकोनॉमिक मॉडल्स में बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। कैपिटलिस्ट मॉडल में इनइक्वालिटी एक विशियस साइकिल बन जाती है। आपने सुना ही होगा, पैसे से ही पैसा बनता है। ज्यादा वेल्थ होने पर इस पैसे को इन्वेस्टमेंट में डाला जाता है, जो रिटर्न्स के रूप में और पैसा जनरेट करती है। समय के साथ सक्सेसिव जनरेशन्स में ये पैसा कंसंट्रेट होता जाता है और वेल्दी फैमिलीज और ज्यादा वेल्दी होती जाती हैं। दूसरी ओर जो लोग सब्सिस्टेंस लेवल की इनकम ही जनरेट कर पाते हैं, उनके पास रिटर्न्स कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट होना तो बहुत दूर की बात है। उनकी फ्यूचर जनरेशन्स शुरुआत से ही डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं और एजुकेशन और न्यूट्रिशन ना मिल पाने की वजह से इन जनरेशन्स में वेल्थ क्रिएशन इम्पॉसिबल हो जाता है। फेमस फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थॉमस पिकेटी की पब्लिश्ड बुक कैपिटल इन द 21st सेंचुरी में इस प्रोपोजिशन को सपोर्ट किया गया है। पिकेटी के अनुसार ऑलमोस्ट हर कंट्री में 1980 से लेकर आज तक वेल्थ गैप वाइडन हुआ है। पिकेटी का मानना है कि इनइक्वालिटी तब तक परसिस्ट करेगी जब तक वेल्थ कंसंट्रेशन का प्रोसेस थ्रू आउट जनरेशंस परसिस्ट करता रहेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबल इनइक्वालिटी कुछ हद तक डिक्रीज भी हुई है। एशिया में रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला है, जिसका नुकसान डेवलप्ड कंट्रीज में लोअर और मिडिल क्लास को उठाना पड़ता है। खैर दोस्तों, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को समझने के लिए आइए इकोनॉमिक पॉलिसीज पे भी हम एक नजर डालते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का एक कारण इकोनॉमिक नियोलिबरलिज्म है। इस पॉलिसी के अनुसार फ्री मार्केट्स यानी गुड्स,
सर्विसेज और कैपिटल के फ्लो में मिनिमम बैरियर्स होने चाहिए। इस पॉलिसी के 4 पिलर्स हैं: कैपिटल अकाउंट लिबरलाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, डोमेस्टिक लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। इंटरनेशनल ट्रेड के बढ़ते वॉल्यूम की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज के वर्कर्स को डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले हायर लेवल ऑफ कंपटीशन फेस करना पड़ता है, स्पेशली लोअर स्किल्ड जॉब्स में। इसी वजह से डेवलप्ड कंट्रीज में लो स्किल्ड वर्क की वेजेस डिक्लाइन हो रही हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स टॉप टीयर्स में ही एक्युमुलेट होते हैं, जबकि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंटरनेशनल फर्म से अनइक्वल कंपटीशन फेस करना पड़ता है। दोस्तों, नोबेल लॉरेट इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स ने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एक नेचुरली अकरिंग साइकिल के रूप में एक्सप्लेन किया है। कुजनेट्स के अनुसार जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की एक साइकिल चल पड़ती है। इनइक्वालिटी पहले इंक्रीज होती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल ऑफ एवरेज इनकम अटेन होने के बाद इनइक्वालिटी डिक्रीज होने लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्ली डेवलपमेंट के दौरान जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ है उनके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होती है, जिससे उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। साथ ही डेवलपिंग कंट्रीज में चीप रूरल लेबर का इन्फ्लक्स होता है, जिससे एवरेज वेजेस कम होती हैं। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी मैच्योर होती है, बहुत से रीडिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स जैसे कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करती हैं। साथ ही दोस्तों, दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रेजिम्स भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का कारण है। आईपीआर यानी इन्वेंशंस के लिए पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा ओनर्स को उनके इन्वेंशन के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन बहुत सी बड़ी फर्म्स पेटेंट्स की एवरग्रीनिंग के लिए नोटोरियस हैं। छोटे मोटे सिग्निफिकेंट चेंजेस करके इन्वेंशंस के पेटेंट्स को रिन्यू किया जाता है, जिस वजह से इटर्नली ये कंपनीज रॉयल्टी अर्न करती रहती हैं। इसका सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल्स हैं, जो ड्रग्स को महंगा रखने के लिए केमिकल फॉर्मूला में माइनर चेंजेस करके पेटेंट्स को रिन्यू करती हैं। इस वजह से वेल्थ का कंसंट्रेशन कंज्यूमर से इन फर्म्स की तरफ शिफ्ट होता है। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन है पॉलिटिकल करप्शन। करप्शन की वजह से पॉलिटिकल पार्टीज और इंडस्ट्रियलिस्ट में एक अनहोली नेक्सस क्रिएट होता है, जो वेल्थ को लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ पहुंचने से रोकता है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से नेपोटिज्म भी एग्जिस्ट करता है, जो आज परिवारवाद के नाम से चर्चा में है। नेपोटिज्म की वजह से करप्शन से अकोमुलेटेड वेल्थ कुछ फैमिलीज को अमीर बनाए रखता है, जबकि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की तरफ वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन रुक जाता है। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हमने देखा कि वेल्थ का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा अनइक्वल है। वेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए दुनिया के नियम बहुत अलग होते हैं। साथ ही गरीबी एक विशियस साइकिल है, जो गरीब को और गरीब और अमीर को और अमीर बनाती है। लेकिन याद रखें कि इस डिस्कशन का मकसद ये बोलना बिल्कुल नहीं है कि पैसा बनाना कोई बुरी बात है। वेल्थ क्रिएशन को स्टिग्मेटाइज करने से हमें बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि वेल्थ को स्टिग्मा की तरह ट्रीट करना इंडिया से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के माइग्रेशन का एक मुख्य कारण बन सकता है, और जो एक मुख्य कारण है भी। वेल्दी इंडिविजुअल्स फिलैंथ्रोपी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के थ्रू देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल निभाते हैं। यहाँ पर अजीम प्रेमजी और रतन टाटा शाइनिंग एग्जाम्पल्स हैं, जो इंडिया के टॉप फिलैंथ्रोपिस्ट में गिने जाते हैं। वेल्दी इंडिविजुअल्स को गांधी जी के ट्रस्टीशिप के आइडिया को कभी भूलना नहीं चाहिए, जिसके अनुसार वेल्दी इंडिविजुअल्स वेल्थ के ओनर्स नहीं हैं, बल्कि उस वेल्थ के ट्रस्टीज हैं। देश के सारे लोगों के बिहाफ में वे इस वेल्थ को होल्ड करते हैं। ये उनका दायित्व है कि उनकी वेल्थ हर गरीब की जिंदगी को सुधारने में मददगार हो। इस वजह से फिलैंथ्रोपी के थ्रू वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन अमीर लोगों की ड्यूटी भी है। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। पॉलिटिकल क्लास के ऊपर इस एरिया में स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जनता ने उन्हें इस भरोसे पे चुना है कि वे इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंश्योर करेंगे और देश की अखंडता को बरकरार रखेंगे। सिर्फ ऐसा इंश्योर करने से ही हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इंटरनेशनल बिलियनियर्स न्यू कॉलोनिज्म के थ्रू हमारे देश का इकोनॉमिक टेक ओवर ना कर सके। तो दोस्तों, आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि ये वीडियो यूपीएससी सीएसई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़ के जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हैज रीच्ड न्यू हाइट्स, so much so that many rich people are worth more than many countries. Examine the extent and reasons behind the rising economic inequality in the world.
एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।